नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर गिरिजीत सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम दर्शकों को संरक्षित अवस्था में टमाटर उत्पादन एवं फसलों का पाले से बचाव की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से कई किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। किसान भाइयों, संरक्षित खेती पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक लाभप्रद होती है। खासतौर पर सब्जियों की संरक्षित खेती से न सिर्फ बेमौसमी सब्जियां उत्पादन किया जा सकता है, वरन अच्छी उपज भी ली जा सकती है। जी बिल्कुल। और आज हम आपके लिए संरक्षित अवस्था में टमाटर उत्पादन की किस्मों एवं समसामयिक क्रियाओं की विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं, जिसे विस्तार में बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सिंह। जब आप खुले खेत में इसकी खेती करते हैं तो ये लगभग 3.5 महीने की फसल होती है, लेकिन जब पॉली हाउस के अंदर हम इसकी खेती करते हैं तो ये लगभग 10 से 11 महीने की फसल होती है। और इसको हम अगस्त के आखिरी हफ्ते से लेके और इसको लगाना शुरू करते हैं। और इसकी नर्सरी जो है हम वो प्लग ट्रेज में बनाते हैं, जिसमें बिना मिट्टी का माध्यम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोकोपीट, परलाइट और वर्मीकुलाइट होता है। और लगभग 25 दिन के अंदर इसकी पौध तैयार हो जाती है। हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा इसकी 2 प्रजातियां, एक पूसा रक्षित जो कि एक F1 हाइब्रिड संकर किस्म है और उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पूसा संरक्षित 1, ये टमाटर की एक रेगुलर टमाटर की किस्म है, जिसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा 2 हमारी पूसा की चेरी की किस्में हैं, एक लाल रंग की जो पूसा चेरी 1 है और एक पीले रंग की पूसा गोल्डन चेरी नंबर 2। तो ये 4 प्रजातियां हैं जिनको कि आप प्रयोग में ला सकते हैं। जब तापमान कम होता है तो उस समय जो आपके फल होते हैं, एक तो उनमें जो पकने की प्रक्रिया है वो बहुत धीमी हो जाती है और वो धीरे धीरे ही पकते हैं। इसके अलावा जो नए फल बनने हैं होते हैं वो भी मुश्किल, क्योंकि उनमें परागण नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी आप ऐसी फसल आपने लगा रखी है तो आप ये देख रहे हैं, ये जो कि सितंबर की लगी हुई फसल है और इसमें काफ़ी फलत हो चुकी है, लेकिन जो नए फल आ रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फल जब या तो पौधों के बीच में निकलते हुए इन पौधों को इस तरह से हिलाते रहें तो परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। या फिर जो वाइब्रेटर हैं या एयर ब्लोअर्स हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस समय ये भी ध्यान रखें कि जो पॉली हाउस के पर्दे हैं उनको गिरा दें, ताकि पॉली हाउस के अंदर जो तापक्रम है वो थोड़ा ज़्यादा बना रहे। जब तापमान कम होता है तो कैल्शियम का अवशोषण जो है वो कम हो जाता है, तो इसलिए पौधों में जो फल बनते हैं उनके पीछे ब्लॉसम एंड डार्ट, जो जहाँ पे फूल लगा होता है पीछे की तरफ, यहाँ पे एक काला धब्बा बन जाता है और एक तरह की सड़न शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जो कैल्शियम नाइट्रेट है उस उर्वरक का प्रयोग भी करते रहें। और जब भी आप धूप निकलती है, क्योंकि इस समय धूप जो है मुश्किल से 1-1.5 घंटे के लिए ही निकल रही है, तो उस दौरान आप पर्दों को खोल दें ताकि जो क्रॉस वेंटिलेशन भी होता रहे और जो धूप है वो पॉली हाउस के अंदर आ सके। पौधों को हम 60 सेंटीमीटर पे, पौधे से पौधा जो है वो 60 सेंटीमीटर पे लगाते हैं और पौधे लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर रखते हैं। और इसमें हम दो तरह के सिस्टम होते हैं इसको ट्रेनिंग के। एक तो एक मुख्य तना लेके चलते हैं और कई बार हम इसमें 2 तने भी लेके चलते हैं। इसमें अब देखें ये 2 तने की से ट्रेनिंग की गई हुई है, तो ये 2 तने लेके चलते हैं। इसमें पौधों की संख्या क्या होता है कि पौधों की संख्या कम हो जाती है और उपज लगभग बराबर ही रहती है। और फलों का आकार सुनिश्चित करने के लिए जो छोटे फल रह जाते हैं उनको उसी समय निकाल दें, तो कि ताकि जो बाकी फल हैं उनका विकास ठीक से हो सके। पॉली हाउस के अंदर नमी ज़्यादा हो जाती है, तो जो नीचे पुरानी पत्तियां हैं, जैसे आप देखें इसमें पुरानी पत्तियां निकाली गई हैं, उन पे कहीं कहीं धब्बे आ जाते हैं। एक तरह का जो झोंका रोग है उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसलिए नीचे के जो रोग ग्रसित पत्तियां होती हैं उनको आप निकाल दें और इस पर डाइथन M45 का जो है एक छिड़काव वो आप कर दें। जब आप सिंचाई करते हैं तो इस ठंड के दौरान में हम हफ्ते में केवल 1 बार ही सिंचाई करते हैं और सिंचाई के साथ ही हम पोषक तत्वों को भी देते हैं। तो उसमें हम NPK जो हमारा जल में घुलनशील पोषक खाद्य हैं
उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो 18 का जो NPK ग्रेड आता है उसको आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सब जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं को आप ले सकते हैं और उनका भी पर्णी छिड़काव आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी फसल की देखभाल करेंगे तो आपको एक अच्छी उपज जो है वो प्राप्त होगी। किसान भाइयों, इस समय कड़ाके की सर्दी के कारण फसलों पर पाला पड़ने की संभावना है, जिसमें रबी की फसलों पर बहुत नुकसान पहुंचने की आशंका है। जी बिल्कुल, कई किसान भाइयों ने पाले से बचाव के उपाय पूछे भी हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रही है हमारी पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर कपिला शेखावत। पाला एक अजैविक तनाव है जिससे दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत सी महत्वपूर्ण फसलों में बहुत नुकसान देखा गया है। यूं तो रबी की सभी फसलें कम तापमान के प्रति प्रतिरोधक होती हैं, लेकिन तापमान यदि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने लगे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब होता है तो पौधों की कोशिकाओं में जो पानी होता है वो जम जाता है। इससे कोशिकाएं फट जाती है, पौधे का वो भाग बिल्कुल मृत हो जाता है, क्लोरोफिल बिल्कुल खत्म हो जाता है और कुछ समय के बाद उसमें भूरे और बैंगनी रंग के धब्बे भी पड़ जाते हैं। पाले से होने वाला नुकसान निर्भर करता है फसल किस अवस्था में है। पुष्पावस्था में या दाना भरने की अवस्था में यदि पाला पड़ता है तो उसे सबसे अधिक नुकसान देखा गया है। दानों में यदि 20% से ज्यादा नमी हो तो वो दाने बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और फलों और फूलों में भी पाले का बहुत नुकसान देखा गया है। पाले के नियंत्रण के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मेथड यानी कि पाला पड़े ही ना, इसकी अवस्था में आपको खेत का सही चुनाव करना होगा, खेत में ढलान बहुत ज्यादा ना हो। और उसके अलावा कुछ फसलें हैं जैसे गेहूं, जौ, चकुंदर, इन सब में पाले का प्रभाव कम देखा गया है और आप अच्छी किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं। यदि सरसों की बात करें तो RGN 13, RGN 48 2 अच्छी किस्में हैं। उसके अलावा RH 819 और RH 739 ये 2 किस्में ऐसी हैं जिसमें पाले का प्रभाव अपेक्षाकृत कम देखा गया है। तो और उसके अलावा आप स्टैगर्ड प्लांटिंग करें, यानी कि जो क्षेत्रों में पाले का प्रभाव ज्यादा देखा गया है वहां आप 5 से 7 दिन के अंतराल पर आप बुआई करें, यानी खेत को 4 हिस्सों में बांट लें और 5 से 7 दिन के अंतराल पर बुआई करें, जिससे ओवरऑल जो पाले का प्रभाव है वो कम देखा जाता है। उसके अलावा पोषक तत्व प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। संस्तुतित नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस और पोटेशियम की भी मात्रा आपको देनी चाहिए। अधिकतर फसलों के लिए 40 से 60 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर की दर से संस्तुतित किया जाता है, वो अवश्य दें। उसके अलावा पाले के लिए सल्फर एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है और अगर सघन खेती की बात करें तो जहां हम एक साल में 2 या 3 फसलें भी लेते हैं तो किसी एक फसल की बुआई से पहले करीब 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से आप सल्फर उपलब्ध कराएं और मृदा की जांच के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन भी बहुत अनिवार्य है। तो या तो बुआई के समय या खड़ी फसल में फॉलियर स्प्रे या पर्णी छिड़काव के द्वारा भी आप जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन इन सब का आपको संस्तुतित मात्रा बनाकर रखनी होगी। जो किसान भाई ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई करना जिन्होंने शुरू कर दिया है वो नर्सरी अभी से ही तैयार कर रहे हैं। नर्सरी में क्योंकि क्षेत्रफल कम होता है और पौधे छोटे होते हैं तो उसको आप श्रेष्ठ तो यही रहता है कि पॉली हाउस में उगाएं या आप लो टनल टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। यदि ना हो तो सिंपल आप उसको पॉलिथीन से ढक दें। पॉलिथीन के अंदर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज्यादा होता है। उसके अलावा अगर आपके खेत में कुछ फसल अवशेष हैं या धान का पुआल बचा है, बाजरा का पुआल बचा है, उससे भी अगर आप ढक दें तो बहुत इससे नियंत्रण होता है। शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्टिंग के द्वारा भी हम पाले की संभावना का पता लगा सकते हैं और पूसा समाचार के माध्यम से भी हम लगातार हमारे किसान मित्रों को मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी देते हैं। तो 2 तरह से पाला पड़ता है, एक तो बहुत ही ठंडी हवाएं या शीतलहर चलती है, उसे हम एडवेक्टिव फ्रॉस्ट कहते हैं। कई बार क्या होता है मौसम बिल्कुल साफ होता है और सूरज निकलता है, हवाएं एकदम बंद होती है और दोपहर को 3 बजे के बाद में तापमान में तीव्र गिरावट आती है। आप देख लीजिए करीब 1 घंटे में 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर 3 बजे के बाद गिर जाता है तो उस रात पाला पड़ने की संभावना सबसे अधिक होती है। यानी अगर किसान मित्रों को ये आभास है कि आज पाला पड़ सकता है तो उस परिस्थितियों में क्या करना है। सबसे आसान तरीका है आप अपने खेत में एक हल्की सिंचाई दे दें और सिंचाई यदि फव्वारा विधि से करें तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप पूरे खेत में पानी ना भी दे पाएं या फसल को जरूरत ना हो तो आसपास की बाउंड्री में या जो चैनल्स हैं उसमें भी अगर आप पानी भरते हैं
उससे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और खेत के अंदर तापमान बहुत अधिक नहीं बढ़ पाता। उसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव हमारे पास स्प्रेज होते हैं, सल्फर युक्त कंपाउंड है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है थायोयूरिया। थायोयूरिया या जो कमर्शियल गंधक का अम्ल है, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, उसका 0.1% घोल बनाकर आप पौधों में छिड़क सकते हैं। उसके अलावा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एक सल्फर युक्त तत्व है, उसका 0.2% घोल आप बना के छिड़क सकते हैं। उसके अलावा कुछ वृद्धि कारक होते हैं, जैसे साइकोसेल है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है या आपका जिब्रेलिक एसिड है, उसका 0.3% घोल बनाकर आप छिड़काव करें तो फसल को मजबूती मिलती है और पाले का प्रभाव कम पड़ता है। तो ये तो प्रिवेंटिव मेजर हुए। अब कई बार देखा गया है कि फसलों में पाले का नुकसान हो भी गया है, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। फसलों के जैसे हम लक्षण बता रहे थे पाले के, तो जो पौधे का जो हिस्सा मृत हो जाता है पाले के प्रभाव से, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांस बहुत रहते हैं, यानी उसमें कई बार फफूंद और बैक्टीरिया का प्रकोप देखा गया है। तो ये दोनों मिलकर फसल को और अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि फसल में पाले से नुकसान हो गया है, 1 या 2 दिन के बाद में जब तापमान थोड़ा बढ़ जाए, आसमान साफ हो और अच्छी धूप निकले, उस समय आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक मिक्स्ड घोल जो आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। और उसके 7 दिन के अंतराल पे माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर आता है, उसकी करीब 200 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें तो पौधे को मजबूती मिलती है और द्वितीयक ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ से पौधे के जो नुकसान हुआ है उसको कम किया जा सकता है। जो फंगस का इन्फेक्शन का चांस रहता है उसके लिए आप कार्बेंडाजिम, बेंकोजेब और एक रसायन आता है जिसको हम वेलिडोमाइसिन कहते हैं, इन तीनों की 1 मिलीलीटर मात्रा को स्टिकर के साथ पानी में घोलकर और आप स्प्रे कर सकते हैं, तो जो नुकसान है उसको कम किया जा सकता है। अनेक किसान खेती किसानी की नवीन तकनीकों से उत्तम उत्पादन लेकर एवं बाजार से जुड़कर सफल किसान के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही एक सफल किसान है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के नंदी फिरोजपुर गांव के श्री सेठपाल सिंह जी, जिनको पूसा संस्थान द्वारा वर्ष 2012 में नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार तथा वर्ष 2020 में अध्येता कृषक पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। यह बड़े हर्ष का विषय है कि श्री सेठपाल सिंह जी को भारत सरकार द्वारा इस वर्ष कृषि में उनके अमूल्य योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने अंतर फसल खेती के तरीकों को अपनाकर अपने क्षेत्र के किसानों के लिए काफी कार्य भी किया है तथा उन्होंने जैविक खेती में भी काफी योगदान दिया है। इस गौरव के क्षण में पूसा संस्थान श्री सेठपाल सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी प्रश्नों का समाधान बताएंगे। उड़ीसा से डॉक्टर सुभाषिष बल जी ने अजोला में रोग की समस्या बताई है। सर्वप्रथम रोगग्रस्त अजोला को तुरंत हटा दें। टैंक की मिट्टी को हर 4 महीने में एक बार अवश्य बदलें। यदि रोग की मात्रा कम है तो नीम पाउडर का छिड़काव करें। यदि रोग की मात्रा अधिक है तो क्लोरोपाइरिफॉस की 2 मिलीलीटर मात्रा को 20 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से बलवीर सिंह राजपूत जी ने पपीते में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में ब्लैक स्पॉट तथा स्किन फ्रिकल्स की समस्या आई है। इसके समाधान हेतु फलों की वृद्धि के दौरान मल्टीप्लेक्स सूक्ष्म पोषक तत्व की 500 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। अत्यधिक ठंड की अवस्था में फलों को अवश्य ढक दें। बिहार से बिरजू कुमार जी ने गोभी में गलन की समस्या बताई है। आपकी फसल में ब्लैक रॉट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम रोग ग्रसित पत्तियों को हटा दें तथा रासायनिक नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 200 ग्राम की मात्रा तथा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 200 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से विनय कुमार जी ने पपीते के पत्तों में सफेद धब्बे होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट बीमारी का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कार्बेंडाजिम एवं मैंकोजेब की 300 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 29 से 31 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर लद्दाख में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। 30 जनवरी को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, 30 जनवरी से 1 फरवरी के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में शीतलहर की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल और माहे में
कुछ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। 2 से 4 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा, बर्फबारी तथा आसपास के मैदानी इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूसा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।